नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, आभार। आप सभी का स्वागत है। मंच पे विराजमान आदरणीय माधव जी, सिद्धार्थ सर, नजीम भाई, अंकित जी और प्रोफेसर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप लोगों की आज्ञा से मैं शुरू करता हूँ। एक कहानी पढ़ी थी, शायद महाराजा धनानंद थे, उनके दरबार में यूनान के किसी राजा ने बहुत सारे धन भेजे और साथ में एक टोकरी सरसों का दाना भेजा। तो वहाँ अमात्य राक्षस बैठे थे, उन्होंने वापस में उपहार जो भेजा उनके लिए, वो धन, सोना चांदी सब भेजा, साथ में उन्होंने एक तीतर भी भेजा। तो महाराजा धनानंद ने पूछा ये था क्या? तो अमात्य राक्षस जियोपॉलिटिक्स में बड़े विद्वान थे, उन्होंने कहा कि आपको जो सरसों का दाना भेजा था उस राजा ने, उसका मतलब ये था कि मेरे पास इतनी सेनाएं हैं कि आप गिन नहीं पाओगे। तो जवाब में मैंने एक तीतर भेजा कि मेरा एक जो सेना है उसका एक व्यक्ति जो है आपके पूरे सेना को खा जाने योग्य है। एक तीतर पूरे जितने भी आपके सरसों के दाने हैं वो अकेले वो खा जाएगा। जियोपॉलिटिक्स आज के समय में रोज, हर वक्त, हर आधे घंटे में अपना आचार विचार, अपना ढाल, सब कुछ बदल रहा है। उसको समझने और उसको समझाने की क्षमता जो है बहुत कम लोगों में है। हम तो कोशिश ही करते रहते हैं। जो हैं उन्होंने कुछ किताबें लिखी, इसके पहले भी, ये वाली भी उसी पे आधारित है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सिद्धार्थ सर से कि आए और पूरे इस कार्यक्रम को इंट्रोड्यूस करें और किताब के बारे में 2 शब्द कहें। आदरणीय सिद्धार्थ सर, सभी का अभिनंदन, यहाँ पर आने के लिए आभार। और जो भी आप लोग जो आए हैं इस स्थान पर, आपने जिसे गरिमा का परिचय दिया है, जिससे मान मर्यादा में इतनी वृद्धि हुई है, उसके लिए धन्यवाद। बिल्कुल छोटा सा ही शब्द है। इस पूरे के पूरे सभा में हम लोग जब से अंतर्राष्ट्रीय संबंध हुए, जहाँ तक बात है, हम जब से उसको पढ़ना शुरू किया, जब से समझना शुरू किया, तब से हमने डॉक्टर राम माधव को कहते हुए सुना है, कुछ बताते हुए सुना है। और आज के समय और पहले भी उनके सबसे बड़े आजमारक जैसे हम उनके हैं, हमेशा से ही हैं। तो ये भी एक अजीब विडंबना है कि जब हमने जाना तो उस विचारों को भी जाना है और उन विचारों की गहराई को भी जानने का प्रयास किया है और उससे ही हमें मदद मिली है। इसलिए हम लोग बिल्कुल धन्य हैं कि आज डॉक्टर राम माधव हमारे विशिष्ट अतिथि, हमारे मुख्य अतिथि के रूप में इस स्थान पर हैं। साथ ही साथ आप इस पूरे कार्यक्रम को लेंगे कि शैक्षिक जगत से जिन्होंने की वास्तविक रूप में शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा खासा काम किया है और मूल रूप से काम किया है कि लड़कियों को पढ़ाने के लिए काम किया है, लड़कियों को पढ़ाने के लिए, और उसके आधार पर अपने पूरे विश्वविद्यालय को उन्होंने अपना स्वरूप दे दिया है। अशोक कुमार गादिया साहब ने हमारे साथ में 2 विशिष्ट अतिथि इस स्थान पर हैं, जो अंकित शाह हैं। तो अंकित शाह से मेरी जो भेंट मुलाकात हुई, ऐसी विलक्षण प्रतिभा हमने मुश्किल से देखी है, वो कि आगे आने वाली सभी परिस्थितियों को फोरकास्ट करने की बात है कि कैसे बता सकते हैं। अंकित शाह उनमें से एक है और हम दोनों में से किसी का भी यह फील्ड नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध हम दोनों का फील्ड नहीं है, लेकिन हम दोनों लोग जब लिखने चलते हैं, जो विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो चोरी दामन का ऐसा साफ हो जाता है। एक सेंटेंस अगर हमने कहा तो दूसरा अंकित भी इस रूप में चीज कहता है, लेकिन अंकित के पास में एनर्जी है, मेरे पास में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी है।
अंकित शाह है, आज उसमें उनकी पहली किताब है, मेरी ये 48वीं किताब है इस पूरे पहलू पर। इस पूरा जो पूरा जनरेशन गैपिंग है, लेकिन और इस जनरेशन गैप को फिल अप करने का उन्होंने काम किया है। साथ ही जो इस पूरे के पूरे उन्होंने प्रोजेक्ट को ठीक किया है, इसमें दो व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। एक है श्री नलीन चंद्रा ट्रांसफॉर्म है, उसको संभालने का काम करते हैं। उन्हीं के सौजन्य से ये सब कुछ आसानी से संभव भी हो पाता है। और एग्नोनिक्स इंजीनियर हैं, इनके साथ में डिजास्टर मैनेजमेंट पर हम लोग एक अलग काम कर रहे हैं। और हमारे सबसे प्रिय हमारे प्रवीण द्विवेदी साहब जहाँ रहते हैं, इनका ये बहुत ही भारी रहते हैं, इनका वजन बहुत ही भारी रहता है उस स्थान पर, इनके संकल्पना है इनका नहीं, और उस रूप में अच्छे हैं। यह पूरा का पूरा अगर संभव हो पाया है तो संभव हो पाया है श्री पवन अग्रवाल के सौजन्य से। आप सोचिए हम यहाँ रहते नहीं हैं, इस कारण से प्रभात प्रकाशन उन्होंने स्थापित किया है, उनके ही सौजन्य से सब कुछ है। और यहाँ पर हम धन्य हैं कि हमारे गुरुतुल्य ब्रह्मर्षि जी ने हम कहते हैं ओम प्रकाश पांडे जी हैं। और साथ ही साथ हमारे स्कूल के जो प्यारे मित्र जो सबसे ज़्यादा लड़ने झगड़ने का भी काम करते हैं उस स्थान पर हैं, हेमंत बहारी और रजत सिन्हा उस स्थान पर। हम लोग इस रूप में भी चीज़ें हैं, इस बात के लिए भी सच में थैंकफुल हैं। इस पूरे सभा में हमारे सबसे पुरातन मित्रों में से सतीश वर्मा जी इस स्थान पर हैं। यहाँ पर आज तक कोई ऐसी सवाल नहीं जहाँ पर नहीं गए हैं इस स्थान पर, तो ये हमारे गणमान्य व्यक्ति लोग हैं इस स्थान पर। अब इस पूरे पहलू पर जो हम लोगों ने पुस्तक लिखी है, पुस्तक का उद्देश्य था, इस पूरे पुस्तक का उद्देश्य था दो था। सबसे पहला था कि हम लोग इन बातों को देखते थे कि जो दिखने में आती थी जो चीज़ें, तो दिखती थी ही नहीं, जो सच है वो कभी नहीं दिखता था, और झूठ सिर्फ दिखने का काम होता था। अब आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल अगर हम लोग दे दें किसी स्थान पर, तो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, सैकड़ों ऐसे उदाहरण हो सकते हैं। तो इसे देखकर हम लोग थोड़े से आहत भी होते थे, थोड़े चिंतित भी होते थे हम लोग, और साथ ही साथ हमारे मन में इस समस्या का समाधान करने के लिए 10 बातें भी आती थी इस रूप में। तो इसी से इस किताब की संकल्पना की जन्म हुआ, इसीलिए इसको नाम दिया उन्होंने decoding intents, decoding lies, decoding narratives, and on that basis decoding the future। कि किसी देश का भविष्य क्या हो सकता है और कहाँ तक जा सकता है भविष्य, उसके बारे में हम लोगों ने बातचीत की। अब यहाँ पर हमारा जो मेन एम हो जाता है इस स्थान पर कि किस चीज़ से झूठ को उजागर करने का काम किया जाए। जैसे इनमें से किसी को भी आज विश्वास नहीं होगा कि क्लाइमेटिक चेंज भी एक झूठ है, ये नैरेटिव है, क्योंकि वेस्टर्न कंज्यूमरिस्ट प्रोडक्ट जितने भी हैं वह उनको बचाने के लिए, उनको मार्केट करने के लिए एक साधन हो जाता है। आप सोचिए हम जितनी भी घटनाओं को देखते हैं, अब इस बार हम लोगों ने कहा कि मई बहुत ही ठंडा था, मई में बारिश हुई, मई में इस बार पर्वतीय भागों में पूरी तरह से हिमपात हुआ। अब सोचिए कि मई में अगर हिमपात हुआ तो पिछली बार कब हुआ था, तो 1987 में, उस समय के ग्लोबल वार्मिंग नहीं थी। उसके पहले कब हुआ था, तो 1964 में, उसके पहले कब हुआ था, मतलब ऐसा हुआ था। तो इस बार जो हुआ उसके पीछे में ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या था, एक यह पहलू चलाता है। क्लाइमेटिक चेंज अगर हो रहा है, अगर जाहिर है क्लाइमेट में एक ही बात कांस्टेंट रहती है और वह है चेंज। सिर्फ क्लाइमेट में नहीं, नेचर में द ओनली कांस्टेंट इन नेचर इज चेंज। Change is what makes nature beautiful. Change is what makes it a desirable, aura-filled. आप सोच सकते हैं कि ऐसे ही चेंज के ऊपर में बातचीत करके सबसे पहले कामायनी में बात की गई थी, जयशंकर प्रसाद ने बात की थी, और उनके शुरुआत की सर की शुरुआती से होती है। और कहाँ से होती है, उन्होंने कल्पना की कि डिजास्टर आता है, हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठशिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था, एक सघन, एक तत्व की ही प्रधान था, कहो उसे जड़या चेतन। वहां से इसकी शुरुआत होती है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि डिजास्टर्स आर नॉट
Disasters must come because they wipe out everything. And disaster is a way of life. Disaster is a way of beginning everything afresh. और यही सनातनी सोच भी है, यही भारतीय सोच भी है। यह एक झूठ, क्लाइमेटिक चेंज, क्लाइमेट अगर आज चेंज हो रहा है तो अगली बार हम लोग कुछ नहीं करेंगे तब भी चेंज होगा। अगर हम लोगों ने कोयला बंद भी कर दिया तब भी चेंज होगा, कोयला जलाए तब भी चेंज होगा। यह अलग बात है कि हम लोग अपने डिस्ट्रक्शन को, अपने ऑपरेशन को खुद आमंत्रित करने का काम करते हैं। यह एक पहलू हुआ। उसी रूप में आप देखेंगे कि ग्रीन एनर्जी ऐसी कोई चीज हो ही नहीं सकती है। कारण क्या है? आप मान लेते हैं ग्रीन एनर्जी के रूप में सोलर फोटोवोल्टिक सेल का उपयोग करते हैं। आपको पता है एक सोलर फोटोवोल्टिक सेल बनाने में कितने अधिक कोयला का उपयोग करना पड़ता है? एक एग्जांपल। दूसरा कि उस सोलर फोटोवोल्टिक सेल को प्रोसेस करने के लिए कितने हैवी मेटल्स का यूज करना पड़ता है? दूसरा। तीसरा, अगर सोलर सेल से अपना एक लाइफ है तो इस लाइफ के व्यतीत हो जाने के बाद, बीत जाने के बाद में इसको डिस्पोज करना, सबके बाल खड़े हो जाएंगे उस समय। वो जो प्रॉब्लम आएगा वो प्रॉब्लम कोई सोच भी नहीं सकता है क्या आएगा। आप सोचिए कि इसे किसे मालूम है? अमेरिका को मालूम है। अमेरिका ने अपने जितने भी सोलर सेल्स लिए हैं चीन के साथ में तो अनुबंध किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है कि जिस दिन इसका लाइफ खत्म होगा हम आपके देश में आके इसे डंप करेंगे, अपने देश में नहीं रखेंगे। क्या इतना आसान है? सोलर एनर्जी इज नॉट ग्रीन। आप सिर्फ एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं, आज से लेकर दूसरे जनरेशन पे, भविष्य के जनरेशन पे ट्रांसफर कर रहे हैं इस पॉल्यूशन को। लिथियम की भी वही बात चली जाती है। हम लोग सभी को कह रहे हैं कि लिथियम ग्रीन है, बैटरी है और इससे कोई प्रदूषण नहीं होगा, होना ही होना है। लिथियम को प्रोसेस करने में अर्जेंटीना से, बोलिविया से, चीन से कोई पूछे, चीन का जो वाटर टावर है तिब्बत में, वहां पर लिथियम वो निकालते हैं और लिथियम निकालने के लिए, प्रोसेस करने के लिए जो सबसे अधिक परिस्थितियां जो अनुकूल हैं वो चीन में ही बनती हैं। क्यों? क्योंकि वाटर टावर है, एक माइक्रो प्रोसेसर उससे बनता है तो 1200 लीटर पानी का वेस्टेज होता है उस स्थान पर। तो यह एक अलग बात है। और पेरू में, अर्जेंटीना में, बोलिविया में, सलार यूनी में उस स्थान पर आकर है, आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कितने फिश किल्स हुए, मछलियां मरी की मरी पाई जाती हैं, पूरी नदियां, पूरा झील ही मछलियों से भरा रहता है। क्यों? क्योंकि इतना टॉक्सिक होता है। डेवलपमेंट अपने आप में ही एक झूठ है। आप सोचिए अभी चीन ने क्या किया कि अफगानिस्तान को $5 बिलियन दिए। यह जो $5 बिलियन दिया तो इसलिए दिए अफगानिस्तान को कि अफगानिस्तान फले फूलेगा, पुष्पित पल्लवित होगा। लेकिन उद्देश्य कहाँ था? सलाम पास नॉर्थ ईस्ट अफगानिस्तान में है और सलाम पास से पूरी तरह से अफगानिस्तान को जोड़ने का काम करता है। सलाम पास के पास जिसका भी एक्सेसिबिलिटी रहेगा वो क्या करेगा? वहां के लिथियम और वहां के रेयर अर्थ एलिमेंट को एक्सप्लॉइट करने का काम करेगा। कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशान है। यह जियोपॉलिटिक्स से झूठ की स्तर पे बात चली जाती है तो यहाँ पर भी झूठ है उस स्थान पर। और इतना ही नहीं, अगर वो कह रहे हैं कि उस सलाम पास को रिपेयर करेंगे तो आप लोगों में से हो सकता है बहुत से लोगों को पता है नहीं हो, लेकिन सलाम पास इतना नैरो है कि जितने भी अमेरिकन इक्विपमेंट है उसके सहारे पास ही नहीं कर पाते थे। और ये सबसे बड़ा रीजन था कि अमेरिका का जो उस जगह वॉरफेयर था उसका प्राइस का कॉस्ट इतना बढ़ गया कि अमेरिका को लगा हम लोग सस्टेन नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका सारा कुछ एयरक्राफ्ट के सहारे होता था। चीन क्या करेगा? उस पूरे के पूरे पहले पर कॉरिडोर बनाकर उसके सहारे पास करना शुरू कर देगा। चीन यह काम करने वाला है। यह भी झूठ है कि चीन को वहां अनुदान दे रहे हैं। और अगर आप झूठों की पूरी ख्वाहिश ले लेते हैं, पूरी की पूरी सूची लेते हैं, ये झूठ कभी अंत ही नहीं होने वाला है। वो भारत की चाहे शिक्षा पद्धति हो, चाहे तो वह अगर चीन का है कि वह अर्जेंटीना में गया है, उसे पैसे देने के लिए गया है, बिल्कुल झूठ। चीन का उद्देश्य है कि पैटागोनिया में उस स्थान पर स्पेस को पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए इतना क्लीन एटमॉस्फेयर है, वहां पर स्पेस कॉम्प्लेक्स बना दिया है चीन ने पैटागोनिया में, किसी को खबर तक नहीं लगी। और भारत अर्जेंटीना से कभी किस समय तक स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट की बात किया करता था। हाँ, मालूम चला तो भारत ने क्या किया होगा, डॉक्टर राम माधव से बेहतर कौन बता सकता है हमें इस पूरे पहलू पर। तो उद्देश्य एक और दूसरा उद्देश्य अंटार्कटिक, निशाना वहां पर। जिस समय पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी का मीटिंग होता है
और उस मीटिंग के सहारे यह बात की जाती है कि इंटरनेशनल सीपेट अथॉरिटी सभी को डीप सी माइनिंग के राइट्स देगा। तो चीन क्या सोचता है? तो चीन सोचता है कि जो उस शैवाल के बाद उस शेल के बारे में सोचता है जिसके पास में जो ग्रो करता है आयरन। आप सोच सकते हैं कोई भी ऐसा क्रिएचर भी होगा जो जिसके शरीर के ऊपर में आवरण होता हो स्टील का बना हुआ होता हो। चीन उसके ऊपर रिसर्च कर रहा है मारियाना ट्रेंच में और डीप सी ओशन में। और रिसर्च करने का उद्देश्य क्या है कि वह जेनेटिक मॉडिफिकेशन ले आ सके ह्यूमन बीइंग में, जिससे कि वो भी आर्मर शेल ग्रो कर सके, उनको सेना में डाल सके, ऐसा काम करने का। तो जहां झूठ की बात आती है वो सब कुछ झूठी झूठ है। तो इसीलिए हमने नाम रखा डिकोडिंग लाइंस इंटेंस है नैरेटिव्स। तो हम लोग नैरेटिव की दुनिया में रहते हैं, इस दुनिया में रहते हैं जहां पर कि सभी चीजें वेपनाइज की जा सके। सिंप्लिसिटी वेपनाइज है, इंफॉर्मेशन वेपनाइज है, साइट वेपनाइज है, थिंकिंग वेपनाइज है, लिटरेचर वेपनाइज है, फिल्म्स वेपनाइज है, आपके खाने पीने की चीजें वेपनाइज है, आपकी आदतें, आपकी सोच पूरी तरह से नियंत्रित है, वो भी वेपनाइज है। और इस वेपन को कौन यूज करेगा? जो यूज करेगा वही राज करेगा। सिर्फ वही राज नहीं करेगा जो सोचता है कि पूरे विश्व को एक भाग में एक धारा में पिरोया जाए। और वह कौन है? भारत। वसुधैव कुटुंबकम। वो कहता है कि पूरा विश्व एक परिवार है, वन सन, वन फैमिली, वन अर्थ की बात करने वाला सिर्फ भारत ही हो सकता है। तो यह हमारे लिए इंटेंट था इस किताब को हम लोग पूरा करने का काम करें। और इसमें इंसाइट देने का जो काम आया वो कुछ इंसाइट है डी-डॉलराइजेशन संबंधित है और इन सब चीज़ों से डॉक्टर अंकित ने किया इस पूरे पहलू पर, तब जाकर यह किताब बनी है। और हम लोग समझते हैं और हम लोग गलत नहीं है कि यह किताब एक रिवोल्यूशन साबित होगी उन सभी लोगों के लिए जो जियोपॉलिटिक्स का बिल्कुल ABC भी नहीं जानते होंगे। क्यों? क्योंकि यह बोलचाल की भाषा में लिखी गई है, कन्वर्सेशन की भाषा में लिखी हुई है किताब है, उस रूप में है। और इस किताब को डॉक्टर राम माधव का आशीर्वाद मिला, आप लोगों का सानिध्य मिला, ये किताब आगे चलेगी। मेरी तरफ से इतनी ही बात है। आपके आने के लिए हमने कहा कि शुक्रिया, धन्यवाद छोटा शब्द होगा। हम लोग धन्य हैं कि आप लोग आए, आतिथ्य सत्कार का मौका दिया, आप लोगों ने अपनी भावना का इजहार किया और अपनी भावना का इतना निवेश किया। धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर द इंट्रोडक्शन सर। इतना अच्छा बोल लेते उसके बाद हम लोग जब खड़े होते तो हमें लगता है कि गलतियाँ तो हुई जाएंगी। खैर गलतियाँ हो तो छोटा भाई समझ के भूल मत जाइएगा, नोट करिएगा, बाद में मुझे दे दीजिएगा, नेक्स्ट टाइम वो गलतियाँ नहीं करो। कैन आई वुड रिक्वेस्ट मैडम सुमिता, अंजुम जी, रेखा जी और वीना जी, आप लोग प्लीज़ फूलों का गुलदस्ता प्रेजेंट करें। नारी शक्ति को प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय राजनीति में राम माधव जी का जितना सहयोग है वो शायद बहुत ही कम लोग हैं ऐसे जिनका इतना सहयोग होगा। नॉर्थ ईस्ट में आज हम जिस तरह से प्रगति कर पा रहे हैं उसकी नींव वो बीज अगर डाली है तो राम माधव जी ने ही डाली। स्पेशली सिक्किम जैसा स्टेट जहां हमारा परिचय बहुत मुश्किल से मिलता था, आज वहां हमने मिलजुल के सरकार बनाई। मैं हमारी बात करता हूं तो शायद आप लोग समझ गए होंगे कि थोड़ा बहुत मेरा भी रिश्ता भाजपा से जुड़ा हुआ है।
राजनीति की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में इतना प्रॉब्लम है, अभी मणिपुर का प्रॉब्लम अचानक से दिख गया। इसके पीछे इसका कारण शायद बहुत कम लोगों को समझ में आएगा, लेकिन जोशुआ प्रोजेक्ट और कन्वर्जन जो है ये बहुत बड़ा कारण है। ये सब विषय जो है ये इन किताबों में जब तक लिख के आपके सामने आएगा नहीं, मीडिया तो खैर आपको बताने से रहा। जब तक सिद्धार्थ सर और अंकित जी जैसे लोग, ललित साहब जैसे लोग रिसर्च नहीं करेंगे और पवन जी जैसों का आशीर्वाद नहीं होगा, तब तक ये सब बातें आप लोग तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे मेरे मित्र, मेरे छोटे भाई अंकित जी को भी आए, वो अपनी जो योगदान उन्होंने दिया है उसके बारे में आपके सामने दो शब्द कहें। धन्यवाद। Respected Shri Ram Madhaw ji, K. Siddharth sir has been kind of a mentor for me. EC sir, Halim ji, our publishers, Samir bhai, and Sanjay Sharma ji, and all the respected guests that are gathered today for the launch of this book. This is the first book of mine, and I come from the state of Gujarat. And when you say Gujarat, what that means is, people are going to immediately link that to money, right? So when I talk about this book on geopolitics, I would like to take you all to the journey of the concept of money. The human civilization has always been using for several centuries what we call as a barter system of trade. Now, we all know what limitations the barter system of trade would have in terms of that we have transgressed towards a currency formulas where we have coins and then the currency notes, and now the digital currency is a new thing which is coming in. So we all are aware of what limitations the barter system would have had. But then I would like to take you back to history, specifically about the barter system, because we need to dwell upon as a society what benefits the barter system carried. While if that was what was working for centuries, then there must have been some wisdom as well. So I would like to dwell upon some portion of that, because my part is more of geoeconomics. So when you talk about the positives of the barter system, you realize that there always has to be an end product to exchange with the other party. So you need to have an end product, then only you are going to get another end product in the exchange or an end service in exchange. Which means the entire family or the community unit which is producing that end product, end user product, is most probably not going to overproduce, not going to underproduce it, and by and large, with the effect of that, you are not going to have an inflationary society. Now when you do not have an inflationary society, what does that mean is that the family unit and the community unit entrepreneurship is able to have a joint family corpus seed funding for entrepreneurship, wherein you do not require a job model for the society. Now, what else happens with the barter system is, since you do not have overproduction, you do not have underproduction, you also do not have the concept of unemployment, because the entire family unit is involved end to end for the value addition which is required for producing that end product. There is no concept of unemployment, neither a concept of inflation in that society, neither the concept of exploitation of national resources. Right? These are the benefits of the barter system which the humanity lost. Now, when we transition towards coins and the paper currencies, what happens is that, as I say, that gold is what is Sanatan. That's
हमारे जितने भी भगवान हैं आप चलचित्र देखेंगे पूरे गोल्ड में लदे पाए जाते हैं, because that is the civilizational wisdom of Sanatan. So when currencies started into being, be it coins or the paper notes, they were hooked to a gold standard, right? Some quantity ounce of gold reserves would represent the currency that the nation can print. Now what happens when the baton of leadership went from UK to the United States, the other side of the Atlantic? The pound, which was the reserve currency, was replaced by dollar as the new reserve currency of the world. What is the privilege, the exorbitant privilege which we call for the dollar? You imagine 180 plus nations parking their savings in a currency. Why they select dollar? Do they trust dollar? This is a confusion among many of us that dollar has the trust. It's a wrong notion. The trust is about the endless printing capacity of the dollar because of the reserve currency status that it had. It is not because United States has some brilliant brains, not because the United States economy is great, not because it has some great army. It is just because of the endless printing capacity. Because 180 plus nations have killed the demand of their own national currencies to promote the demand of the United States dollar. Because that's the only way they can do trade. Right? This is how the dollarization of the world started and the financial colonization of the world, which the reserve currency formula does. Now, you realize that this Indian subcontinent has been able to give 27% to the global GDP on an average for 1700 years out of the 2000 years of the recorded last human history that we have. That is 85% of the time frame. Without a reserve currency format, without English language, the language which I am speaking, without both of them, right? So what has happened with the dollarization of the world? The rest of the world killed the demand for their own currencies to sustain the value for the dollar. What happens with that exorbitant privilege? The printing machine is in the United States. They can print as many notes as they want. You and me, other nations, cannot print those, because if we print those, there is no demand for our currencies, which means the entire inflation gets passed on to our population. So the rest of the world cannot print their currencies endlessly like the United States can. So with this format, what the West did was, they kept the financialization with themselves, they kept the consumption with themselves, and the production and manufacturing and pollution is for the rest of the world. Because these guys can print and consume as much as they want. The dollarization of the world started with 1971, where President Nixon selected that date, 15th August 1971, to unhook the gold standard from the United States dollar, which means now all the currencies of the world are printed out of thin air, and only the United States can print endlessly. So if you jot down the charts of GDP and per capita from 1971 onwards, you realize that the entire Western GDP and the per capita is nothing but the printed GDP and the printed per capita. Now in the next book, which is going to be about the Sanatan economics model, I am also challenging the GDP formula. Because we do believe that the consumption and this formula, which is based on Abrahamic one life concept, where they do not value savings. You will never see any serious economist talking about savings in the West. Why? The government has social benefits to declare. Where does it come from? Printing endless currency. When Indians discuss कि West की government तो ये benefit देती है, Medicaid, retirement, 401k, income security, right? Nobody is going to tell you
that this is because the rest of the world has become the financial colony of the West, with the 59% reserve currency status with the dollar and 20% with the euro currency. This is how it goes on and on. This is about the dollarization of the world. Now the book also covers the de-dollarization process which has started. This August you are going to have a BRICS summit. Now there are naysayers who would say that, what has BRICS done for so many decades? Now how suddenly it will be able to do the de-dollarization process? Please understand that the world has moved to a multipolar order. And when the External Affairs Minister says that the world will be able to jump into the multipolar order only when Asia becomes multipolar. What he means by that is that Russia, India and China are going to clearly demarcate their individual spheres of influence. This is exactly what it means when he says this. When he says that the multipolar world will only come into being when Asia becomes multipolar, which means the negotiations are going to be about what portion of geography Russia is going to influence, what portion of geography India is going to influence, and what portion of geography China is going to influence. Together, India and China giving more than 50% of the world GDP, suddenly coming down to less than 5% with the colonial methods that were employed. You realize what all must have happened during that colonial period. So when we talk about this de-dollarization process, it is also about the decolonization of minds. Now to continue the United States dollar as a new reserve currency, the West deployed a strategy of what we have discussed in the book as a two buckets theory. So one group of nations who are having a healthy economy are being told कि तेरा बाजू वाला रोग है. Your neighbor is a rogue country. That rogue country needs to be sanctioned, right? And if the neighbor country is going to be sanctioned, you have to continue with the US dollar. This is how the dollarization of the world continues. So when we see that the Saudi Arabia and Iran ties patching up, when we see Saudi Arabia, Iran and UAE becoming applicants to BRICS Plus, when you see, we will very soon see something about Taiwan, China and Taiwan, and hopefully we will see something very soon about BOK as well. So all the flashpoints in the world which were created to keep the United States dollar in the reserve currency status, कि तेरा बाजू वाला तो चोर है, उसको सैंक्शन करना पड़ेगा, एक बकेट को आर्म्स और सप्लाई मिलेगा, दूसरे बकेट को सैंक्शन मिलेगा, आप दोनों क्लैश करते रहो, that is how my dollar will continue. All those flash points are reversing back, which means the POK will be done, Taiwan will be done, the denuclearization of Iran most probably will be done, and with BRICS Plus, when you see the opposite factions becoming members of BRICS Plus, but now why would Middle East come and be an applicant to BRICS? Understand one thing, that the crude oil is a limited stock 20-30 years. They don't want to go back to camels, and they have seen how Pakistan comes with a begging ball daily to them. So they have realized that the only method to survive in the world is to de-radicalize. So which is why we are seeing de-dollarization is also equal to de-radicalization, decolonization, de-radicalization, everything happening simultaneously all across the world. When Australia says that we are going to remove the monarchs from our currency, the British monarchs from the currency, right? When California says we need reparations for the colonial torture for the African American community, when we are saying give us Koinur back, right? When the Germans and the French are talking about open nature Gurukul education format for the preschool, and in this economic crisis when the Western children are going back to living with their parents, all these points down boils to one word,
which is what we call as Sanatan. So we understand that for the four main factors of production, man, machine, market and money, we realize that the Western Abrahamic templates are collapsing, not just economics, because how long you would consider everything finite as wealth, you have to realize that the life cycle of birth, endless birth, death and life cycle, that is what is the Sanatan wisdom based on which your economics also has to function. Right? So when we talk about the crisis which artificial intelligence will bring in this world in terms of job losses, you have to realize that the machine factor of production cannot compete with the man factor of production, is supposed to complement the man factor of production. And this is not the wisdom we can expect from the West, because they believe in one life concept. They believe in finite as wealth. They do not believe in life cycles. So you cannot expect this Sanatan economics model to come up from them. This is something which is India's job. How do you expect an infant which is born 300, 400 years back to have the wisdom which the Indian subcontinent has? Right? It is India's time. It is India's time, I believe. I have to cut short, otherwise I will just keep on speaking. So we'll see the currencies of the world pegging to some real commodities, gold, silver, oil, gas, and probably BRICS plus applicants will also be negotiating about wheat, rice, which means all those sectors which were artificially suppressed by the United States dollar, which is manufacturing, which is farming, which is food processing, which is logistics, defense. All these sectors will boom up, and you will see that the service sector is going to take a huge beating starting from the IT sector, because all these were born with the birth of the fiat reserve currency in 1971. The layoffs that you are seeing in the IT sector is not surprising, because this is the de-dollarization process which is going on. So all the unrequired glorified jobs, they are going to take some beating in this decade, and when this entire churn happens, you will see India will be placed back to that huge level of percentage of GDP. These are the sectors which will come up. And you have to understand one thing, that these sectors were destroyed. Those generations of 50s, 60s and 70s, West ने पूरा एक individualism का wave चलाया कि आप अपने parents से rights मांगे, आप अपने brothers से rights मांगे, अपने sisters से rights मांगे. उन्होंने आपका joint family corpus तोड़ा, आपकी agriculture जमीन तोड़ी है उन्होंने, because we were giving 27% to the world GDP. आपका एग्रीकल्चर सेक्टर उन्होंने तोड़ा, आपका एंटरप्राइजिंग सेक्टर उन्होंने तोड़ा, राइट? आपको ये वेव इंडिविजुअलिज्म, फेमिनिज्म, वोकिज्म, ये सारे वेव्स चला के, और आपने क्या किया? आपने हक मांगा अपने पेरेंट्स से, जॉइंट फैमिली कॉर्पस तोड़ा, वो कॉर्पस आके कंपनीज के हाथ में रखा और खुद आप जॉबर्स बन गए. This is how the colonization of the world has happened. So once this de-dollarization process takes place, you are going to see that immediate next would be, after the service sector takes a huge hit, the next question would be on the education format, the British classroom format, which keeps you away from the market realities among the four walls, so that you don't realize how the market functions, and the only option you got is a job. So this British colonial agenda of converting the entire society into jobbers is something that has to reverse, and sadly it's going to reverse after job losses, right? So the next after the job losses which is coming is the questioning of the education format, which the Britishers, this was not the education format, उनका intent ये था कि उनको slaves चाहिए थे for factories, जिनको market realities पता ना हो. ये गलती से education format बन गया because they had colonies the world over. So this entire de-dollarization process is linked to de-radicalization, decolonization of minds, and then one fine day, you are going to dig up all the ancient India wisdom that this civilization has, and probably it is our time. By 2047, the next generation would certainly have a Chakravarti Bharat, right, to rule.
Europe will be coming back to seek, and this time they are not going to colonize. This time we are going to give them wisdom कि आपको ऐसे लाइफ ऑपरेट करनी है. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद अंकित भाई. ऋग्वेद में मैंने कहीं पढ़ा था कि हमारे देश में ऐसे शिप्स थे जो पूर्व यूरोप में और रशियन कंट्रीज जितने भी थे जो समुद्र के तट पर थे, वहाँ सिल्क का व्यापार भारत से होता था. हमने अपनी किताबों में जो भारत में लिखी गई है वहाँ पढ़ा कि चाइना सिल्क का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब था. ऐसा कुछ था नहीं, हम ही थे जो थे. विक्रमादित्य परमार के बारे में बहुत कम लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन उनका साम्राज्य जो है वो संपूर्ण रशिया, पूरा यूरोप, इवन जापान और पूरा मलेशिया, आप मलय आर्टिकल जो जितना भी है वहाँ तक उनका साम्राज्य फैला हुआ था. तो सिद्धार्थ सर ने शुरुआत में बात की कि हमें कॉलोनाइज किया गया, हमारे दिमाग को, हमारी सोच को, हमारी समझ को, हमारी संवेदनाओं को कॉलोनाइज किया गया, उसको जकड़ के रखा गया. ये वामपंथी लोग जो हिस्ट्री लिख के गए वही हम पढ़ते गए. अब वो समय आ रहा है जब भारत अपनी कहानी खुद कहेगा. शुरुआत हो चुकी है. स्किल्स की बात करें तो कुछ साल पहले प्राइम मिनिस्टर कौशल विकास योजना शुरू हुई थी. ये सब बातों में मैं बात करूंगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा. मैं रिक्वेस्ट करूंगा आदरणीय माधव जी से कि प्लीज ग्रेस द ओकेजन बाय लॉन्चिंग द बुक, और उसके बाद आए और अपनी वाणी का आशीर्वाद हमारे बीच में रखें. आगे भी इन सीरीज में और किताबें आने वाली हैं. पढ़ते दर पढ़ते हम खोलते जाएंगे, हमारी कोशिश है. सिद्धार्थ सर का आशीर्वाद है, उनका गाइडेंस है, ये आगे और हम कोशिश करते रहेंगे. अभी के लिए आदरणीय राम माधव जी आए और अपना आशीर्वाद हमें दें. डॉक्टर सिद्धार्थ जी, प्रवीण जी, अंकित जी, डॉक्टर अशोक गढ़िया जी, नवीन चंद्र जी, प्रवीण जी और सभी उपस्थित महानुभाव. मैं डॉक्टर सिद्धार्थ जी के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था, बट किसी ऐसे व्यक्ति का महत्व तभी समझ में आता है जब उनके शिष्यों को आप देखते हैं. गुरु का असली करके शिष्यों के माध्यम से. I bumped into one of his students at Columbia University recently. तो उनको देखने के बाद उन्होंने भी जब मुझे कहा था उनके गुरु के बारे में, तो मुझे तब सिद्धार्थ जी के बारे में पता चला और आज इस कार्यक्रम में उनसे मिलने का भी अवसर मिला. although he reminded me कि एक बार पहले भी हमारी मुलाकात हुई, पर आज उनसे मिलना और उनके इस किताब का लोकार्पण के कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर मिला, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ. और I mean, he candidly told us that geopolitics is not his terrain, but his domain. Yet he and his co-author, Dr. Ankit Shah, together attempted this very important book on geopolitics. वैसे geopolitics बहुत complicated subject होता है.
It's not any static subject, it's a very dynamic subject. It keeps changing with every changing, every major global development, geopolitics changes. It changes not just because of politics, it changes because of economics, it changes because of technology, it changes because of pandemics. Many factors lead to changes in geopolitics. So first of all, it's not any dynamic subject, static subject, like physics, chemistry, ऐसा नहीं है, ये तो बदलते हैं। तो इसलिए इस कॉम्प्लिकेटेड विषय पर एक किताब लाने का जो प्रयास हुआ है, उसके लिए मैं दोनों ऑथर्स को हृदय से साधुवाद भी देता हूँ, आभार भी व्यक्त करता हूँ, क्योंकि आज ऐसे विषयों पर भी देश की जनता को जागरूक करने की एक आवश्यकता है। उस दृष्टि से यह एक बहुत अच्छा किताब उन्होंने लाया है। वैसे जो जियोपॉलिटिक्स जो होता है, उसमें जियो इज लिंक्ड टू नेशंस, कंट्रीज, पॉलिटिक्स इज यूनिवर्सल। तो जो कंट्री जो रोल प्ले करता है, कर सकता है, उसके ऊपर जियोपॉलिटिक्स का एक रूप निर्माण होता है। अभी अंकित जी ज्यादातर बोल रहे थे कि कैसे वेस्ट डोमिनेट किया जियोपॉलिटिक्स को। इट्स अ फैक्ट, लास्ट 100 years, अबाउट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेकर आज तक का जो एक 100 years का पीरियड है, इसमें वेस्ट का बोलबाला जियोपॉलिटिक्स के नियंत्रण पर रहा है। आज वो परिस्थिति बदल रहा है। बदल रहा है इसका अर्थ ये भी नहीं है कि अब हमारा जियोपॉलिटिक्स का इरा आ गया है। क्या है, भारत का एक विशेष लक्षण है भारत के लोगों का, वी आर वेरी रोमांटिक पीपल। वो एक रोमांटिक सोच होता है कि विश्वगुरु बन जाएंगे, वो हम हमारे प्रयास से बनेंगे, इससे ज्यादा दूसरे की विफलता से बनेंगे, ऐसा लगता है मुझे। जैसा सच में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। जिस परिवर्तन की तरफ अंकित जी ने या सिद्धार्थ जी ने हमको आकर्षित किया, अपना ध्यान आकर्षित किया। सिद्धार्थ जी फोकस्ड ऑन द whole gamut of questions related to climate change, whether it's real or it's artificial, whether it is more of a propaganda than of reality. Those issues he drew your attention to, that challenge. And Ankit tried to draw your attention towards economics, which is geoeconomics is an important part of geopolitics. But ये दोनों, whether it is about ecology or economy, it's true that existing infrastructure, existing edifice is collapsing. There is no second opinion, no doubt about it. But that doesn't automatically mean that our edifice is being built. There is a major gap in between these two things. Books like this should help us understand that there is something that we are missing here. What is it that we are missing is what we need to understand in order for us to realize that great dream of making Bharat Vishwa Guru by 2047 or whatever we say. वो ऑटोमेटिक नहीं है, it's not in any automatic mode, it's either or नहीं है, either west or हम, ऐसा नहीं है. For example, we today talk about de-dollarization in the world, but एक तरफ de-dollarization हो रहा है तो दूसरी तरफ yuanization भी हो रहा है. Do you know that 118 countries in the world today trade in yuan? Of the 200 countries. रुपयाइजेशन भी हो रहा है, पर कितना हो रहा है? 18 देशों में हो रहा है. 18 countries today trade in rupee. So it is not just one model going in, another model coming. We are actually in a sandhika, a period of transition. In human history, whenever major changes took place,
it happened through one period of transition. We are passing through that period of transition. So when you are passing through